Today we discuss about म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमने प्रीवियस लेक्चर में इंडक्टेंस के बारे में डिस्कशन किया। जब एक कोइल हो या दो कोइल हो, किसी भी एक कोइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है तो दूसरी कोइल में करंट इंड्यूस होता है। और हमने डिस्कस किया कि वो करंट मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शन में होते हैं और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने प्रीवियस लेक्चर में इंडक्टेंस के रूप में डिफाइन किया, इंडक्टेंस यानी कि एल। और ये लेक्चर में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि जब दो कोइल हो और एक कोइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो तो दूसरी कोइल में करंट इंड्यूस होता है, उसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस मीन्स सिर्फ एक ही कोइल हो और उसी ही कोइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो उसी ही कोइल में करंट इंड्यूस होता है, उसे सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। एक ही कोइल में, वो कोइल में अगर करंट पास हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा और वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से उसी ही कोइल में करंट इंड्यूस होगा, उसे सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि दो कोइल हो और किसी एक कोइल में अगर करंट पास हम करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण दूसरी कोइल में करंट इंड्यूस होगा, उसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। आइए अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में डिस्कशन करने के लिए दो लॉन्ग सोलेनोइड के एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये फाइनाइट और सेम लेंथ के दो कोएक्सियल सोलेनोइड है। एक बड़ा सोलेनोइड जिसे हमने S2 से डिनोट किया है, ये बड़ा सोलेनोइड बड़ा वाला, और ये छोटा सोलेनोइड उनके सेंटर पर ही रखा है, ये S1। और दोनों सोलेनोइड कोएक्सियल है यानी कि दोनों का सेंटर कोइंसाइड होता है और दोनों सोलेनोइड सेम लेंथ के हैं। बड़े सोलेनोइड को हम S2 से डिनोट करेंगे और छोटे सोलेनोइड को S1 से डिनोट करेंगे। और ऐसा हम कंसीडर करते हैं कि जो छोटा सोलेनोइड है S1 या सेंटर पर रखा है, उसकी रेडियस R1 और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 और टोटल टर्न्स कैपिटल N1 है। और ये जो बड़ा सोलेनोइड है S2, उसकी रेडियस जो R1 से ग्रेटर है वो R2 और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। अब मान लो, ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि ये दूसरे जो सोलेनोइड है, ये बड़ा सोलेनोइड S2, ये बड़ा सोलेनोइड S2 में करंट I2 पास होता है। और अगर ये बड़े सोलेनोइड में करंट S2 पास होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। और ये जो सोलेनोइड S2 है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स ये जो दूसरा सोलेनोइड है S1 उसके साथ भी ये कनेक्टेड होगा। और मान लो कि ये जो दूसरा सोलेनोइड है, ये छोटा सोलेनोइड S1, उसके साथ ये पहले सोलेनोइड में जो करंट I2 पास हुआ उसके कारण जो फ्लक्स लिंकेज हुआ वो मान लो कि N1 phi1 है। ये छोटा सोलेनोइड को हमने S1 से डिनोट किया है, इसलिए उसमें जो फ्लक्स लिंकेज है वो होगा phi1 और उसका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है N1, इसलिए फ्लक्स लिंकेज होगा N1 phi1। और हम जानते हैं कि ये जो टोटल फ्लक्स होता है वो करंट इंड्यूस करंट के प्रपोर्शन में होता है, यानी कि जो ये बड़ा सोलेनोइड S2 में करंट पास हुआ I2 उसके प्रोपोर्शन में होगा ये फ्लक्स लिंकेज, इसलिए N1 phi1 प्रोपोर्शनल टू I2। और यहाँ मैं प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट पुट कर देता हूँ, N1 phi1 इज इक्वल टू M12 I2। यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है M12 उसे म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। M12 यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड 1 रिस्पेक्ट टू सोलेनोइड 2। M12 यानी कि ये पहला सोलेनोइड यानी कि छोटा सोलेनोइड S1 का म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे सोलेनोइड के रिस्पेक्ट में। और आइए अब हम ये M12 का कैलकुलेशन करते हैं।
ये पहला छोटा सोलेनोइड में जो फ्लक्स लिंकेज होता है वो है N1 φ1 और आगे हम लिख सकते हैं N1 और मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। यहाँ सोलेनोइड S2 में करंट पास होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड 2 का लेना पड़ेगा। और अगर एरिया की बात करें तो एरिया ये छोटे सोलेनोइड का कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हम फ्लक्स लिंकेज ये छोटे सोलेनोइड के बारे में कैलकुलेट कर रहे हैं। इसलिए जो भी फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है ये सोलेनोइड S1 में से पास होगा, इसकी हम गिनती कर रहे हैं, इसलिए हम उसका एरिया कंसीडर करेंगे और वो एरिया को हम बोलेंगे A1 से। और ये मैग्नेटिक फील्ड बड़ा सोलेनोइड का होगा ये टोटल एरिया में, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड होगा B2। और आगे हम लिख सकते हैं N1। ये मैग्नेटिक फील्ड जो B2 है ये बड़े सोलेनोइड में करंट I2 पास होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा हम जानते हैं कि सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड B0 = μ0 Ni से दिया जाता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा ये N1 μ0, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये दूसरे सोलेनोइड में है N2 और करंट पास होता है I2। और ये छोटे सोलेनोइड के एरिया की बात करें तो ये सर्कुलर जो रेडियस उनकी हमने R1 एज्यूम की है, तो उनका एरिया होगा, ये सर्कल का एरिया दिया जाता है πr²। यहाँ ये छोटे सोलेनोइड की रेडियस है R1, यानी कि ये इक्वेशन ऐसे लिखा जाएगा। और हम N1 के बारे में बात करें तो हम डेफिनेशन से जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी कि स्मॉल n = होता है टोटल टर्न्स कैपिटल N अपॉन लेंथ L। तो यहाँ हम लिख सकते हैं n = होगा NL। तो ये इक्वेशन में हम N1 की जगह लिख सकते हैं स्मॉल n1L। तो फाइनली ये फ्लक्स लिंकेज होगा N1 × L, क्योंकि दोनों सोलेनोइड की लेंथ सेम है L, और छोटे सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N1, यानी कि कैपिटल N1 = हम लिख सकते हैं स्मॉल n1L इंटू ये बड़ा सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड μ0 N2 I2 और छोटे सोलेनोइड का एरिया πr1²। फाइनली ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फ्लक्स लिंकेज हम लिख सकते हैं फ्लक्स लिंकेज N1 φ1 ये मैं सभी टर्म रीअरेंज करके लिखता हूँ। ये μ0 पहले लिख देता हूँ, μ0 N1 N2 πr1² L इंटू I2। लेकिन हमने जो पहले ये म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन किया उसमें हमने लिखा था ये इक्वेशन में फ्लक्स लिंकेज N1 φ1 = M12 I2, यानी कि यहाँ मैं ये इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ। फ्लक्स लिंकेज जो छोटे सोलेनोइड में था उसके इक्वल था M12 × I2। ये अगर दोनों इक्वेशन को हम अच्छी तरह से देखें और कंपेयर करें तो ये दोनों इक्वेशन में ये करंट I2 यानी कि करंट I2 सेम ही है, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की जगह ये सभी आ गए, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 = μ0 N1 N2 πr1² L। यहाँ ये μ0 जो परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम है और N1 और N2 सोलेनोइड S1 और S2 के रिस्पेक्टिवली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और L दोनों सोलेनोइड की लेंथ है जो सेम ही है, और R1 ये जो सेंटर में छोटा सोलेनोइड है उनकी रेडियस है। यहाँ हम एक बात क्लियर कर देते हैं कि ये हमने जो सोलेनोइड कंसीडर किया उसकी लेंथ उसकी रेडियस में बड़ी उसकी कंपेयर में बहुत बड़ी है, यानी कि R1 और R2 वेरी लेस देन कंपेयर टू उसकी लेंथ। यानी कि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया वो मैग्नेटिक फील्ड ये सोलेनोइड की लेंथ और विड्थ के एरिया में अप्रोक्स यूनिफॉर्म है, अदरवाइज हमें एज इफेक्ट कंसीडर करनी पड़ती। और हम जानते हैं
कि ये बाउंड्री के जो एरिया है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता और लास्ट में आधा हो जाता है। लेकिन हमने मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू जीरो NI फॉर्मूला का यूज किया और हमने ऐसा मान लिया और ये एज इफेक्ट को हमने नेग्लेक्ट कर दिया और मान लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड सारे के सारे एरिया में यूनिफॉर्म है। और अब हम रिवर्स केस कंसीडर करते हैं, यानी कि करंट I1 सोलेनोइड S1 में से पास होता है और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका ये फ्लक्स लिंकेज जो दूसरी कोई या दूसरा सोलेनोइड S2 के साथ जो लिंकेज होगा फ्लक्स लिंकेज, उसके बारे में कैलकुलेशन करते हैं। अब मान लो कि ये जो छोटा सोलेनोइड है S1 जिसको हमने सेंटर पर रखा है, उसी सोलेनोइड में से करंट I1 पास होता है और ये सोलेनोइड है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये मैग्नेटिक फील्ड को हम B1 बोल देते हैं। पहले केस में करंट I2 और मैग्नेटिक फील्ड B2 था बड़ा सोलेनोइड का, लेकिन ये छोटे सोलेनोइड का में जो करंट पास हो रहा है वो I1 और मैग्नेटिक फील्ड B1 है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो दूसरी कॉइल में ये फ्लक्स लिंकेज होगा वो होगा फ्लक्स लिंकेज N2∅2। अब इसके बारे में हम कैलकुलेशन करते हैं। ये पहले छोटे सोलेनोइड में जो करंट I1 पास होगा उसकी वजह से जो ये दूसरे कॉइल है दूसरे सोलेनोइड है उसमें जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो होगा N2∅2। और उसके बारे में हम आगे लिख सकते हैं ये N2 ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड सोलेनोइड है, उसको हम लिख सकते हैं डेफिनेशन से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। उससे हम लिख सकते हैं ये N2 इज इक्वल टू होगा स्मॉल n2 इंटू L, स्मॉल n2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सेकंड सोलेनोइड है। और ये फ्लक्स ∅2 की बात करें जो दूसरे सोलेनोइड में है, ये फ्लक्स होगा B2 ये मैग्नेटिक फील्ड पहले सोलेनोइड का है यानी कि B1। और एरिया की बात करें तो हम फ्लक्स लिंकेज की कैलकुलेशन कर रहे हैं दूसरे सोलेनोइड में, यानी कि होगा एरिया A2। और हम जानते हैं कि ये जो बड़ा वाला सोलेनोइड है उसका एरिया तो A2 है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड छोटे सोलेनोइड में जो होगा वो छोटे रीजन में ही होगा। इसलिए जब हमने पहले केस में कैलकुलेशन किया था तो अब हमने एरिया जो A1 लिया था वो सारे के सारे एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा था, क्योंकि ये एरिया A1 छोटे सोलेनोइड का था और मैग्नेटिक फील्ड बड़े सोलेनोइड का था। मैग्नेटिक फील्ड बड़े सोलेनोइड का होने के कारण ये सारे के सारे एरिया में से पास हो रहा था, यानी कि A2 में से भी पास हो रहा था और A1 में से भी पास हो रहा था। लेकिन यहाँ थोड़ी डिफरेंट कंडीशन है, ये एरिया जो A2 है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो छोटे सोलेनोइड का B1 ही है और ये मैग्नेटिक फील्ड B1 है ये सिर्फ छोटे एरिया में से ही पास होगा, यानी कि A1 एरिया में से ही पास होगा। इसलिए यहाँ जो फ्लक्स लिंकेज में ये एरिया A2 आया बड़े सोलेनोइड का, लेकिन उसका जो इफेक्टिव एरिया है वो तो A1 ही रहेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड छोटे सोलेनोइड का B1 ही है, यानी कि B1 छोटे से एरिया में से ही पास होता है। इसलिए यहाँ A2 जो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो लिखा, लेकिन ये A2 में से फ्लक्स लिंकेज सिर्फ A1 रीजन में से ही पास होगा। इसलिए यहाँ मैं A2 की जगह A1 लिखता हूँ, क्योंकि इफेक्टिव एरिया सिर्फ A1 है। इसलिए दूसरे सोलेनोइड में फ्लक्स लिंकेज N2∅2 इज इक्वल टू होगा N2L B1 और एरिया लिखा जाएगा इफेक्टिव एरिया A1। बाद में हम लिख सकते हैं N2L ये मैग्नेटिक फील्ड B1, यानी कि पहले सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड μ0N1 और उसमें से करंट पास होता है I1। और एरिया की बात करें तो पाई R1², यानी कि मैं फाइनली लिख सकता हूँ, मैं रीअरेंज करके सारे टर्म μ0N1 N2 L पाई R1² I1। और अगर हम देखें तो ये सारे के सारे इक्वेशन में जो ये क्वांटिटी है ये क्वांटिटी ये पहले जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था उसके सेम ही है, लेकिन यहाँ करंट I1 है, इसलिए ये म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम M21 से डिनोट कर देते हैं, यानी कि
फाइनली हमें M21 इज इक्वल टू मिलेगा M21 इज इक्वल टू μ0 N1 N2 पाई R1 स्क्वेयर। M21 यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड सोलेनोइड विथ रिस्पेक्ट टू 1, और पहले केस में हमने जो डिराइव किया था वो म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 था। M12 यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड 1 कोयल 1 रिस्पेक्ट टू सेकंड सोलेनोइड। और यहाँ M21 हम देख सकते हैं कि ये दोनों सोलेनोइड के केस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें मिला वो सेम ही मिला, यानी कि M12 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं M21, और उसको M से भी हम डिनोट कर सकते हैं। M यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, M21 यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोयल 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और M12 यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कोयल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। और म्यूचुअल इंडक्टेंस को कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस भी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहा जाता है। यहाँ हमने दो कोएक्सियल सोलेनोइड के बारे में बात की, लेकिन किसी भी तरह के किसी सोलेनोइड है उसमें ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का कैलकुलेशन सही है। और ये जो हमें इक्वालिटी डिराइव की M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M, ये बहुत ही यूजफुल है। यहाँ की हम बात करें तो अगर ये पहले सोलेनोइड में करंट I1 पास होगा तो उससे जो दूसरे सोलेनोइड में फ्लक्स लिंकेज होगा N2 Φ2, ये जो पहले का मैग्नेटिक फील्ड है B1, ये दूसरे बड़े सोलेनोइड में यूनिफॉर्म नहीं होगा, इसलिए N2 Φ2 का कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये पहले सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड छोटे से रीजन में है। लेकिन हम जो दूसरे सोलेनोइड में अगर करंट I2 पास होगा तो ये पहले सोलेनोइड में जो फ्लक्स लिंकेज होगा N1 Φ1 वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि पहले सोलेनोइड में ये जो B2 है बड़े रीजन में है, वो मैग्नेटिक फील्ड छोटे सोलेनोइड में यूनिफॉर्म ही होगा, और हम आसानी से N1 Φ1 कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि M12 हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यह इक्वलिटी का यूज करके हम M21 भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ जो हमने ये इक्वेशन डिराइव किया उसमें ये जो μ0 यानी कि परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम का यूज किया, और हमने ऐसा एज्यूम किया था कि ये सोलेनोइड का जो दोनों सोलेनोइड का इनर मीडियम है वो मीडियम में वैक्यूम यानी कि एयर है, लेकिन उसमें अगर कोई अदर मीडियम होगा तो ऐसे केस में हमें रिलेटिव परमीएबिलिटी का यूज करना पड़ेगा, यानी कि ये इक्वेशन लिखा जाएगा M इज इक्वल टू ये मीडियम की परमीएबिलिटी म्यू N1 N2 पाई R1 स्क्वेयर L, और हम जानते हैं कि रिलेटिव परमीएबिलिटी म्यू R इज इक्वल टू मीडियम की परमीएबिलिटी अपॉन वैक्यूम की परमीएबिलिटी, यानी कि म्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू R इंटू μ0, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू होगा म्यू R μ0 N1 N2 पाई R1 स्क्वेयर L। और यहाँ ये बात भी क्लियर कर देते हैं हम कि जो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये दोनों कॉइल के सेपरेशन और उनके रिलेटिव ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करते हैं। मान लो कि अगर करंट टाइम के साथ चेंज होगा, मान लो कि करंट I2 जो दूसरे बड़े सोलेनोइड में से पास होता है तो उसका फ्लक्स लिंकेज जो पहले सोलेनोइड में था वो था N1 Φ1 इज इक्वल टू हमने लिखा था। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम अब M से ही डिनोट करते हैं, M जो M12 था, और करंट I2 अगर ये करंट टाइम के साथ चेंज होगा तो ऐसे में हम लिख सकते हैं d/dt ये N1 Φ1 इज इक्वल टू ये M कांस्टेंट है di2/dt। और फैराडे के लॉ अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो फ्लक्स का रेट है वो इंड्यूस EMF के इक्वल होता है, और ये जो इंड्यूस EMF है वो पहली कॉइल में है, इसलिए उसको हम E1 से डिनोट कर देते हैं, और ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइन को मैं ये राइट साइड लिख देता हूँ, इसलिए होगा इंड्यूस EMF E1 ε1 इज इक्वल टू -M di2 यानी कि dt, यानी कि करंट अगर टाइम के साथ एक कॉइल में चेंज होता है तो दूसरी कॉइल में ये EMF इंड्यूस होता है, और जो EMF इंड्यूस होता है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पर और साथ साथ में करंट के रेट पर डिपेंड करता है।